हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अमरज्योति प्राइम। एक बार सभी लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? नेट कनेक्शन के बारे में थोड़ा बताएंगे, सब कुछ प्रॉपर सही चल रहा है? और आप में से कोई एक जन जाके ग्रुप पे मैसेज भी कर दो, है ना? आप में से कोई भी एक जन जाके ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। आप में से कोई एक जन जाके ग्रुप पे मैसेज कर दो, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। चलो, ओके, मैसेज भी कर दिया। हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, कोर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना, ट्रांसफॉर्मर कोर के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इतना कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, कोर के बारे में एक चीज जो आपको मैं और बताना चाहूंगा वो ये है कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर कोर है ना, वो पूरा स्क्वायर नहीं होता है ना? वो कैसा होता है? वो स्टेप्ड कोर हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि जब स्टेप्ड कोर करेंगे तो कोर का कुछ मटेरियल भी कम हो जाएगा, है ना? उसको हम कटिंग कर देते हैं। जब कटिंग कर देंगे तो कोर भी कम हो गया, तो कोर का वेट कम हो जाएगा, है ना? कोर का वेट कम हो जाए, आपका ट्रांसफॉर्मर का वेट कम होगा। और दूसरी बात ये कि आप जब वाइंडिंग लपेटोगे ना, उसमें वाइंडिंग बाउंड करोगे कोर के ऊपर, तो आपको वाइंडिंग भी कम लगेगी। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे स्टेप्ड कोर यूज करते हैं, ना कि आपका रेक्टेंगुलर कोर यूज ना करके या फिर सर्कुलर कोर यूज ना करके हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टेप्ड कोर यूज करते हैं। लिखना आप लोग यहाँ पे। क्या बताया मैंने आपको यहाँ पे? हम कैसा कोर यूज करते हैं? स्टेप्ड कोर, या फिर स्टेप्ड कोर को हम एक और फॉर्म बोलते हैं क्रूसीफॉर्म कोर। क्या बोलते हैं उसको? क्रूसीफॉर्म, उसका नाम ही है ये, क्रूसीफॉर्म कोर हम यूज करते हैं। ये कैसा होता है? ये देखने में ऐसा कुछ होता है, बना के भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये इसलिए हमने स्टेप्स लगाते हैं ना, कैसे, इसको हम बोलते हैं स्टेप्ड कोर, है ना? पूरा एक ऐसा यूज ना करके, है ना, ऐसा हम यूज ना करके स्टेप कर दिया। हम ऐसा यूज नहीं करते हैं, समझ में आया? हम लोग ऐसा यूज नहीं करते हैं, हम लोग ऐसा यूज करते हैं। ठीक है, इससे हमारा पास क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर का वेट कम हो जाता है। ट्रांसफॉर्मर वेट रिड्यूसेस, है ना? आपका कॉपर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, कि वाइंडिंग आपको लपेटना है तो वाइंडिंग कम लगाना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको इंसुलेशन भी यहाँ पे कम लगेगा। आपको यहाँ पे इंसुलेशन भी कम लगेगा। ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि हमारे पास जो कोर होता है ना ट्रांसफॉर्मर के, उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास कोर टाइप कोर, एक होता है सेल टाइप कोर। तो उसके बारे में एक शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस से क्या होगा कि दोनों चीजें हमारी हो जाएंगी, डिफरेंस भी हो जाएगा और उसके बारे में जो भी डिटेल होगी वो भी हो जाएगा। तो आप लोग एक काम करो, यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख लीजिए आप कोर टाइप कोर, यहाँ पे लिखिए आप सेल टाइप। दोनों के बीच का हम लोग यहाँ पे डिफरेंस देखने वाले हैं। सॉरी। तो सबसे पहली बात, जो कोर टाइप कोर होता है वो आपका ऐसा कुछ होता है। जो कोर टाइप कोर होता है ना, वो ऐसा कुछ होता है, ये। ठीक है, और आपका सेल टाइप कोर ऐसा कुछ होता है। बहुत छोटा डायग्राम बनाया मैंने, क्योंकि पूरा डिटेल थोड़ा ना पढ़ना, हमको शॉर्ट पे देखना है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कोर टाइप कोर में, तो आप देख सकते हो इसमें कितने आपके पास, देखो जो ऊपर वाला हिस्सा ना, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं?
योक, और जो परपेंडिकुलर ये वाला हिस्सा इसको हम बोलते हैं आपका लिम्ब। इसमें कितने लिम्ब है, कितने योक हैं? आपके पास यहाँ पे दो लिम्ब हैं, है ना। कितने लिम्ब है आपके पास? दो। लिम्ब दो हैं, योग कितने हैं आपके पास? दो हैं। और विंडो कितने हैं? एक। लेकिन सेल टाइप की बात करें तो इसमें आपके पास लिम्ब है तीन, एक दो तीन, दो योग हैं और विंडो है आपके पास दो। कितनी खिड़की है आपके पास यहाँ पे? दो खिड़की है। ठीक है। अगर हम देखें इसमें, अगर हम जब वाइंडिंग लगा देंगे, इसमें जब वाइंडिंग लगा देंगे तो हम लोग को कैसा लगता है कि जो वाइंडिंग है वो कोर को प्रोटेक्ट कर रही है। क्या बोलते हैं हम इसमें? वाइंडिंग प्रोटेक्ट कर रही है किसको? कोर को। तो वाइंडिंग प्रोटेक्ट कर रही है कोर। लेकिन अगर हम इसमें वाइंडिंग लगा दे, इसको मिडिल वाले पे, तो ऐसा लग रहा है कि जो साइड आजू बाजू के जो आपके क्या है, लिम्ब है ना, मतलब कोर है, तो कोर प्रोटेक्ट कर रहा है वाइंडिंग को। तो इसमें क्या है आपका, कोर क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है वाइंडिंग को, जस्ट उल्टा। ठीक। कोर टाइप में और इसमें बात की जाए तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर इसमें कोर टाइप में लीकेज फ्लक्स हुआ तो वो ज्यादा होगा, कि यहाँ पे दोनों लिम्ब, अलग अलग लिम्ब में आपकी वाइंडिंग्स, लेकिन इसमें मिडिल लिम्ब में दोनों वाइंडिंग है, तो हमारे कोर टाइप में आपका लीकेज फ्लक्स ज्यादा होगा। लीकेज फ्लक्स इसमें ज्यादा होगा, इसमें लीकेज फ्लक्स आपका कम होगा। ठीक है। ओके। एक चीज और समझनी है, कोर टाइप में दोनों में अलग अलग वाइंडिंग है, मतलब आपको यहाँ पे जो इंसुलेशन लगता है वो कम लगेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पे है। इसमें आपका इंसुलेशन कम, इंसुलेशन आपका कम लगेगा, क्योंकि इसमें एक ही लिंब पे दोनों वाइंडिंग है, तो आपका यहाँ पे इंसुलेशन ज्यादा लगता है। कोर टाइप में क्या होता है कि देखो ना, लीकेज फ्लक्स ज्यादा है। लीकेज फ्लक्स ज्यादा है मतलब हम इसमें से ज्यादा पावर को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, मतलब इसकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इसकी क्या होती है? लेस होती है। और इसकी क्या होती है? मोर होती है। पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है, हम इसमें से ज्यादा पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है। अगर देखा जाए तो इसमें जो भी फ्लक्स क्रिएट होगा फर्स्ट वाले लिंब में, वो सेकेंड लिंब तक पहुंच जाएगा आसानी से। यहाँ पे कहीं पे फ्लक्स डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है। जो कोर टाइप कोर है वो किस टाइप का सर्किट है? सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है। लेकिन यहाँ पे मिडिल से आपका फ्लक्स क्रिएट होगा, दोनों अलग अलग में जाएगा, तो मतलब आपके पास ये पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट है। ठीक है। इसमें आपके पास दोनों लिंब का क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर होता है। इसमें जो लिंब है ना, उन दोनों लिंब का क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, मिडिल वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया डबल होता है। मिडिल का क्रॉस सेक्शन एरिया डबल होता है, टू लिख देता हूं ना, डबल क्रॉस सेक्शन एरिया होता है इसका, मिडिल का, जो मिडिल वाला है उसका डबल क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ओके। और ये जो है ना आपका कोर टाइप कोर, ये आपका किसके लिए सुटेबल होता है? क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन कम लगता है, तो आप इसको हाई वोल्टेज के लिए यूज कर सकते हो, और आप यहाँ पे करंट को कम रख सकते हो। करंट आपको हाई वोल्टेज लेस करंट के लिए प्रेफरेबल होगा। ठीक है। और ये वाला किसके लिए प्रेफरेबल होगा आपका? ये आपका प्रेफरेबल होगा किसके लिए? आपका हाई करंट
लो वोल्टेज, क्योंकि इंसुलेशन ज्यादा लग रहा है तो आप ज्यादा वोल्टेज नहीं दे सकते इसको। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कोर टाइप है वो आपका प्रेफरेबल होता है किसके लिए, स्मॉल केवी के लिए, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर के लिए आपका स्मॉल केवी रेटिंग के लिए ये यूज होगा। और ये आपका होता है लार्ज केवी रेटिंग के लिए। ठीक है। एक चीज और याद रखना, आपके कोर टाइप कोर में, है ना, कोर टाइप कोर में हम लोग जो वाइंडिंग का प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है, वो हमारी वाइंडिंग प्रोसीजर होती है क्या, कंसेंट्रिक। वो हमारी वाइंडिंग कैसे होती है, कंसेंट्रिक इंटरल्यूड वाइंडिंग होती है। यहां पे जो वाइंडिंग का प्लेसमेंट होता है कोर टाइप कोर में, वाइंडिंग का जो प्लेसमेंट होता है वो कौन सा होता है आपका, कंसेंट्रिक इंटरल्यूड वाइंडिंग, कंसेंट्रिक इंटरलीव्ड वाइंडिंग। मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 50-50% पार्ट डिवाइड करके दोनों में लगाते हैं ना। अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो उसके लिए बता रहा हूं मैं, पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कोर टाइप कोर में हम लोग कंसेंट्रिक इंटरलीव्ड वाइंडिंग, मतलब कंसेंट्रिक मतलब क्या, पहले लो वोल्टेज लगा दिया, फिर उसके बाद हमने कोर लगा, मतलब आपने पहले हमने क्या किया, कोर में लो वोल्टेज वाइंडिंग लगा दी, फिर इंसुलेशन लगाया, फिर उसके बाद मैंने हाई वोल्टेज वाइंडिंग लगा दी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आपका कंसेंट्रिक। इंटरलीव्ड मतलब क्या, आपका लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग दोनों का 50-50% डिवाइड करके दोनों में लगा देते हो, मतलब फर्स्ट वाले में दोनों कॉइल होंगी और सेकंड वाले में दोनों कॉइल होंगी। ठीक है। जबकि हम लोग सेल टाइप कोर में क्या करते हैं, हम लोग सैंडविच वाइंडिंग प्रोसीजर का फॉलो करते हैं। हम लोग यहाँ पे कौन सी वाइंडिंग प्रोसीजर फॉलो करते हैं, वाइंडिंग का जो प्लेसमेंट है वो कैसा आपका, सैंडविच वाइंडिंग प्रोसीजर। हम लोग यहाँ पे सैंडविच वाइंडिंग प्रोसीजर का यूज करते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। तो ये मैंने आपको कोर टाइप कोर और सेल टाइप कोर के बीच में जितने भी पॉइंट्स में क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैंने आपको यहाँ पे करा दिए। एक मिनट रुकना। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, मैंने क्या बोला कि हमारी जो वाइंडिंग का प्लेसमेंट है कोर टाइप कोर में वो क्या है, इंटरलीव्ड वाइंडिंग प्रोसीजर है। मतलब उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला आपका किसके बारे में, इंटरलीव्ड वाइंडिंग प्रोसीजर के बारे में। किसके बारे में बात करी हमने यहाँ पे, इंटरलीव्ड। इंटरलीव्ड कंसेंट्रिक इंटरलीव्ड वाइंडिंग प्रोसीजर में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं बताऊंगा, डिटेल ज्यादा नहीं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोर था, ठीक है, मेरे पास ये कोर था, ठीक है, ठीक है। तो कोर के पास यहाँ पे हम लोग पहले क्या लगाते हैं, इसमें लो वोल्टेज वाइंडिंग का 50% पार्ट, लो वोल्टेज वाइंडिंग का
50% पार्ट, लो वोल्टेज वाइंडिंग बाय 2, ये हमने लगाया। और फिर इसके बाद इंसुलेशन लगाते हैं इसके ऊपर, ये इंसुलेशन हो गया। और इंसुलेशन के ऊपर हम लगाते हैं यहाँ पे हाई वोल्टेज, येलो से बना देता हूं मैं, ये देखो येलो है ना। उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। ये हमारी कौन सी वोल्टेज वाइंडिंग है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग बाय 2, दिस इज योर हाई वोल्टेज वाइंडिंग बाय 2। तो ये हमारा होता है इंटरल्यूड वाइंडिंग प्रोसेस। तो इसमें आप देख सकते हो ना कि हमने कोर के पास में कौन सी वाइंडिंग लगाई है, लो वोल्टेज वाइंडिंग। उसके पीछे का रीजन है, रीजन ये है कि लो वोल्टेज वाइंडिंग लगाएंगे तो हमको कोर और वाइंडिंग के बीच का जो इंसुलेशन लगेगा वो कम लगेगा, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि अगर हम लो वोल्टेज वाइंडिंग को पास में लगा दें तो बाहर हमारी क्या होगी, हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगी। जब बाहर हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो तो हम लोग उसमें टैपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, इंटरल्यूड वाइंडिंग प्रोसेसर के बारे में क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है आपका, लो वोल्टेज वाइंडिंग इज प्लेस्ड नियर टू द कोर। लो वोल्टेज वाइंडिंग तो हम प्लेस करते हैं नियर टू द कोर, नियर टू कोर। एक चीज तो ये हो गई। उससे दो रीजन है, इससे हमको दो फायदे मिलते हैं, इससे हमको दो फायदे मिलते हैं। पहला फायदा तो ये कि आपका इंसुलेशन कम लगता है, कोर और वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन आपका कम लगता है। और दूसरा आप यहाँ पे टैपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। टैपिंग आपको मतलब, टैपिंग समझते क्या होता है यार, टैपिंग मतलब समझ जाओ, जैसे नल है, वोल्टेज करंट एक बार और बता देता हूं मैं, 2 मिनट जिसके बारे में डिस्कस करूं, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कल टैपिंग मतलब आपका घर में नल होता है ना, पूरा खोल दो, मतलब आपने उसमें पूरी वाइंडिंग का यूज कर रहे हो। नल को अगर आपने आधा खोला, टैप किया है, मतलब आप उसमें कैपेसिटी उसकी 100% की, लेकिन आपसे सिर्फ 50% पानी निकाल रहे हैं। वैसे ही आपके पास टैपिंग होती है। तो अगर आप यहाँ पे मान लो 100 वोल्ट प्रोवाइड हमको कर सकता है टोटल ये, तो अगर बीच में रख देंगे हम टैपिंग तो क्या हो जाएगा, वो 50 वोल्ट दे। 1/4 में कर कितना हो जाएगा, 25 वोल्ट दे। 1/10 हिस्से में कर देंगे टैपिंग तो कितना होगा, आपका देगा 10 वोल्ट देगा। तो वो होता है टैपिंग प्रोवाइड करना। टैपिंग जनरली हम किस में प्रोवाइड करते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग में। और वो तभी आसान हो पाएगा जब वो बाहर रहे, मतलब लो वोल्टेज वाइंडिंग अंदर रहे, ठीक है। और यहाँ पे साहब पूछ रहे थे शायद से इसके बारे में, करंट और वोल्टेज के बारे में एक बार बता दीजिए। तो देखो कोर टाइप कोर में आपका लीकेज बहुत है। जब लीकेज बहुत है तो आप ज्यादा करंट दोगे ही नहीं, तो आप इसको लेस करंट के लिए बनाओगे। अब इसमें इंसुलेशन कम लगा है, इंसुलेशन कम होके जो वो है ना आपका वोल्टेज खुद हो जाता है, क्योंकि वोल्टेज मतलब वोल्टेज को प्रॉब्लम है इंसुलेशन से, बोलता है कि इंसुलेशन आ जाता भाई मैं कर ही नहीं पाता हूँ। यहाँ पे इंसुलेशन कम लग रहा है तो आप वोल्टेज पेल के दे दो, अच्छा खासा वोल्टेज दे दो, क्योंकि इंसुलेशन तो कम लगने वाला है यहाँ पे। इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो ये मैंने आपको किसके बारे में बताया, इंटरल्यूड वाइंडिंग प्रोसेसर के बारे में बताया। अच्छा मान लो एक चीज समझना है ना, अगर हम बात करें जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये आपका इंटरल्यूड वाइंडिंग लगा दिया। अगर मान लो इंटरल्यूड वाइंडिंग प्रोसेसर ना लगाए हो तो हमारा कोर ऐसा होता। अगर हम मान लो 2 मिनट के लिए जूम कर लो, अगर हम इंटरल्यूड वाइंडिंग ना लगाए होते तो हमारा कोर ऐसा होता, है ना। तो हमारे पास वाइंडिंग में करंट कैसी होती, यहाँ पे होती लो वोल्टेज वाइंडिंग, यहाँ पे होती हाई वोल्टेज वाइंडिंग, हाँ या ना। तो अगर मान लो हम लोग इंटरल्यूड वाइंडिंग प्रोसेसर नहीं लगा रहे हैं तो इसमें जो करंट है ना, इसमें जो करंट है आपका सेकंड वाले केस में, आपकी दोनों की करंट मतलब लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज में जो करंट है, उन दोनों करंट की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए ट्रांसफॉर्मर एक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे इंटरल्यूड वाइंडिंग प्रोसेसर लगा रहे हैं तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग के करंट की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए टू सेटिस्फाई ट्रांसफॉर्मर एक्शन। क्या बोला मैंने, अगर हम इंटरल्यूड वाइंडिंग प्रोसेसर ना लगा के यही करते, नॉर्मल वाइंडिंग लगाते, इसमें हमको दोनों वाइंडिंग में करंट क्या रखनी पड़ती, सेम डायरेक्शन, तब जाके हमको क्या मिलता है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर एक्शन सेटिस्फाई करता, मतलब लेंथ ऑफ सेटिस्फाई करता।
लेकिन अगर हम इंटरलीव्ड वाइंडिंग प्रोसेसर लगा रहे हैं तो दोनों वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग में जो करंट है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। इफ वाइंडिंग प्लेस्ड ऑन सेपरेट लिंक, अगर अलग अलग लिंक होता, सेकंड वाला केस है ना, इफ वाइंडिंग प्लेस्ड ऑन सेपरेट लिंक, करंट कैसे पहुंचे आपके पास यहाँ पे, सेम करंट डायरेक्शन शुड बी सेम और अगर इंटरलीव्ड है तो क्या करोगे, इफ इंटरलीव्ड है तो अगर आपकी वाइंडिंग इंटरलीव्ड है तो उस केस में आपको करंट को अपोजिट डायरेक्शन में रखना होगा, करंट को अपोजिट डायरेक्शन में रखना होगा टू सेटिस्फाई ट्रांसफॉर्मर एक्शन। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया आपको कि अगर आपकी वाइंडिंग इंटरलीव्ड है तो आपको वहां पे करंट डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, ये समझ में आ गया। अच्छा एक चीज और है, अगर हम यहाँ पे सैंडविच वाइंडिंग प्रोसेस रखते हैं, अच्छा एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और, हमारे पास जो इंटरलीव्ड वाइंडिंग प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है ना। जो हम लोग वाइंडिंग प्लेसमेंट करते हैं, देखो ना, पहले आपने क्या लगाया यहाँ पे, ऐसा मान लो ये आपका कोर था, तो पहले आपने यहाँ पे क्या लगाया, लो वोल्टेज वाइंडिंग, फिर लगाया आपने इंसुलेशन इसके ऊपर से, फिर इसके ऊपर आपने लगाया यहाँ पे क्या, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, मतलब वाइंडिंग कैसे जा रही है आपकी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर रही है। तो क्या बोलोगे, वाइंडिंग प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल। लेकिन आपके सैंडविच वाइंडिंग प्रोसीजर में अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, सैंडविच वाइंडिंग प्रोसीजर में, तो आप वहां पे कैसा लगाते हो वाइंडिंग को, वर्टिकल लगाते हो। सैंडविच कहां पे लगाते हैं, सेल टाइप में लगाते हैं। तो सैंडविच वाइंडिंग प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, वाइंडिंग का प्लेसमेंट वर्टिकल करते हैं। ठीक है, ओके। एक चीज और है, एक हमारे पास एक फैक्टर डिफाइन होता है सैंडविच वाइंडिंग प्रोसीजर में, जिसको हम बोलते हैं विंडो फैक्टर। एक नया फैक्टर हमारे पास डिसाइड, उसको क्या बोलते हैं, विंडो फैक्टर। तो ये विंडो फैक्टर क्या होता है, विंडो फैक्टर होता है कि आपका विंडो की हाइट क्या है, जो यहाँ पे विंडो हमारी क्रिएट होती है, विंडो की हाइट क्या है अपॉन विंडो की विड्थ क्या है, हाइट ऑफ विंडो डिवाइड बाय विड्थ ऑफ विंडो। हाइट ऑफ विंडो डिवाइड बाय विड्थ ऑफ विंडो। तो ये आपका हो गया यहाँ पे क्या, कोर के बारे में सब कुछ है ना। कोर के बारे में जितने क्वेश्चन बन सकते थे दुनिया भर के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिए हैं। ऑलमोस्ट एक पेज में पूरा मैंने आपको कोर बताया है। ठीक है, आप देख सकते हो पूरा एक पेज मैंने आपको कोर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है, और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एग्जाम में बनते हैं।
सैंडविच का पिक्चर बना दो, छोटा करके बना देता हूं यार, आप बोल रहे हो तो। सैंडविच में हम किस में लगाते हैं आपका, सैंडविच वाइंडिंग प्रोसीजर हम लोग लगाते हैं किसमें आपका, सेल टाइप में। तो सेल आपका बना दिखाता हूं पर इतना, ये आपका सेल टाइप का ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं सबसे पहले देखना, हम इसमें क्या करते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग हाई वोल्टेज वाइंडिंग को साइड से डिवाइड, ये आपका पहले हो गया लो वोल्टेज वाइंडिंग, यहाँ पे होगा लो वोल्टेज वाइंडिंग, फिर यहाँ पे आता है आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग, फिर आता है आपका लो वोल्टेज वाइंडिंग, फिर आता है आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग, फिर आता है आपका यहाँ पे लो वोल्टेज वाइंडिंग। ऐसा करके अच्छे से बनाता हूँ यार, बस सिमेट्री दिखना चाहिए आपको ना, सिमेट्री दिखनी चाहिए आपको। ये ये होती है हमारे पास कौन सी वाइंडिंग, सैंडविच वाइंडिंग प्रोसीजर। ठीक है, चलो भाई ये भी बना दिया मैंने आपके लिए। अब एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि जो हमारा आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी क्या क्या कंडीशन होती है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर की कंडीशन। हमारा जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर है उसकी कंडीशन क्या क्या होती है, हम अपने ट्रांसफॉर्मर को आइडियल कब बोलेंगे, आइडियल ट्रांसफॉर्मर की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कौन कौन सी कंडीशन है वो सभी लोग देखना। जो सबसे पहली कंडीशन होती है ट्रांसफॉर्मर की, वो हम ये मान के चलते हैं कि ट्रांसफॉर्मर कोर का जो परमेबिलिटी है ना वो इन्फिनिटी है। परमेबिलिटी इन्फिनिटी है मतलब आपको करंट कितनी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, आई म्यू कितना आपके पास, जीरो, मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट कितनी है, जीरो। ये हमारा आइडियल ट्रांसफॉर्मर की पहली कंडीशन, मतलब हमारे ट्रांसफॉर्मर का मैग्नेटाइजिंग कितना है, मतलब आपका जो परमेबिलिटी कितनी, इन्फिनिटी है, मतलब ट्रांसफॉर्मर में फ्लक्स के क्रिएशन के लिए कितनी करंट रिक्वायर्ड है, जीरो करंट रिक्वायर्ड। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मर की पहली आइडियल कंडीशन है। दूसरी जो हमारी कंडीशन होती है ट्रांसफॉर्मर की, है ना, आइडियल ट्रांसफॉर्मर कंडीशन होती है, वो ये होती है कि हमारा जो आयरन लॉस है ना वो जीरो हो। मतलब आयरन लॉस जीरो मतलब आपका आई डब्ल्यू को जीरो वाला, वर्किंग कंपोनेंट जीरो, आपका वर्किंग कंपोनेंट भी जीरो, मतलब आपका जब आई डब्ल्यू और आई यू दोनों जीरो मतलब आपका नो लोड करंट जीरो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोला जाता है कि ट्रांसफॉर्मर का जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस है वो दोनों का जीरो, वाइंडिंग रेजिस्टेंस आपका जीरो। ठीक है, और एक भी बोला जाता है कि आपका जो लीकेज फ्लक्स है ना वो भी कंप्लीटली जीरो, आपके ट्रांसफॉर्मर में जो लीकेज फ्लक्स होता है ना वो बिल्कुल जीरो, ये भी आपके आइडियल ट्रांसफर कंडीशन में काउंट होता है। एक और कंडीशन होती है कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारे ट्रांसफॉर्मर कोर का जो मैग्नेटाइजिंग कर्व है या फिर बीएच कर्व है वो लीनियर है ना, मतलब क्या मानते हैं, मैग्नेटाइजिंग कर्व ऑफ कोर क्या आपका इज एज्यूम टू बी लीनियर, मतलब हमको ये बोला जा रहा है कि आप ऐसा एज्यूम करो, कैसा एज्यूम करने के लिए बोला जा रहा है हमको, ऐसा। ये आपके सामने है पी, ये आपके सामने एच, आप एज्यूम करो कि आपका कर्व लीनियर है, लेकिन एक्चुअली में होता कैसा है वो, एक्चुअली वो चिड़िया टाइप का शेप का होता है, मैं बता दिखाता हूं, एक्चुअली रियल में ऐसा होता है। ठीक है, रियल में ये होता है लेकिन हम एज्यूम ऐसा करते हैं।
ठीक है, धीरज पाठक फोन कर रहे हैं, क्या हो गया यार? हेलो, हाँ जी बेटा, ठीक है ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना ना, ठीक है ओके। इनके यहाँ का रिकॉर्ड में क्या होता है, इंटरनेट बंद हो गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं यार, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइडियल ट्रांसफॉर्मर की कंडीशन के बारे में, ठीक है। अब अगर हम अपने ट्रांसफॉर्मर के ईएमएफ इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बात करें कि हमारे ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है, तो क्या बात करेंगे देखना। अगर हम अपने ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ इक्वेशन की बात करें, अच्छा एक चीज शायद अपन भूल गए हैं यार, भूल गए हैं, वाइंडिंग के बारे में पढ़ना भूल गए ना, वाइंडिंग के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, है ना। हमने कोर कोर तो बहुत कुछ पढ़ लिया, वाइंडिंग के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा, तो वाइंडिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं यार, इसके बारे में भी क्यों छोड़ें उसको भी, वाइंडिंग के बारे में थोड़ा देख लीजिए। वाइंडिंग के लिए हम किस मटेरियल का वाइंडिंग बनाते हैं, दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो है कॉपर, एक है एल्यूमिनियम। कॉपर हम कहां पर लगाते हैं, आपका पावर ट्रांसफॉर्मर, कॉपर वाइंडिंग कहां पर लगाते हैं, आपके पावर ट्रांसफॉर्मर में। और एल्यूमिनियम की वाइंडिंग हम लगाते हैं किसमें, आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ओके, ये याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि हम लोग यहाँ पे वाइंडिंग को स्ट्रैंडेड वाइंडिंग लगाते हैं, क्योंकि हमको एडी करंट को कम, सॉरी हमको स्किन इफेक्ट को कम करना है, क्योंकि हमको पता है कि जो करंट है ना, वो जैसे हमने पावर स्टेज में पढ़ा है, वो सरफेस में फ्लो होती है, तो हम चाहते हैं कि करंट ज्यादा फ्लो हो कंडक्टर में से, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रैंडेड वाइंडिंग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो लिख लेना आप ये, स्ट्रैंडेड वाइंडिंग इज यूज्ड। ठीक है, मतलब बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मर होंगे तो उसमें हम लोग कॉपर वाइंडिंग लगा देंगे, छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होंगे तो हम एल्यूमिनियम की वाइंडिंग लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मर के ईएमएफ इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। अगर हम ईएमएफ इक्वेशन के बारे में बात करें तो हमारे ट्रांसफॉर्मर का जो E1 होता है, E1 मतलब आपके पास जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ है E1, वो आपका क्या होता है, 4.44 N1 BM AN इंटू F। अब यहाँ पे समझना है, जो ये E1 है, सामने में E2 भी लिखता हूँ आपको, E2 आपका कितना आपके पास यहाँ पे 4.44 N2 BM AN इंटू F। तो अगर हम इसमें देखें E1 और E2 में, तो ये E1 E2 जो लिखा है वो दोनों ही आपकी क्या है, आरएमएस वैल्यू, समझना, ये जो E1 E2 दोनों में आपके क्या है, ये आरएमएस वैल्यू, ईएमएफ इक्वेशन में जो E1 E2 वो आरएमएस वैल्यू है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है B, उसकी हम लोग मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, उसकी आप आरएमएस वैल्यू मत ले लेना कि डिवाइड बाय रूट 2 कर दो, यहाँ पे हम इसकी क्या लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। और जो हम क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे वो हमेशा नेट क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे, मतलब जो इंसुलेशन वाला जो है उसको हम हटा देंगे, हम क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं लेते हैं, हम नेट क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे कि जो ये E1 E2 है ना, ये आपका E1 एंड E2 जो है, दोनों ही आपकी क्या है, ये आरएमएस वैल्यू, ठीक है, ये हो गया। और दूसरी चीज आपको ध्यान देना है, हमारा जो ये ट्रांसफॉर्मर की जो नेम प्लेट रेटिंग होती है, उसमें V1 एंड V2 की रेटिंग नहीं दी होती,
हमारे ट्रांसफॉर्मर में जो रेटिंग में वोल्टेज लिखे होते हैं वो E1 और E2 की ही रेटिंग होती है। नेम प्लेट रेटिंग जो होती है ना ट्रांसफॉर्मर की, केवीए होती है, लिख लो आप लोग यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग होती है वो किस में होती है, केवीए में होती है। और यहाँ पे जो वोल्टेज होता है वो E1 एंड E2 होता है, ना कि V1 एंड V2, है ना। ये ध्यान रखना सभी लोग, V1 और V2 नहीं होता है ना। ओके, नेक्स्ट चीज याद रखिएगा, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, E2 बाई E1 इक्वल्स टू N2 बाई N1 is approximately equals to I1 बाय I2। यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेटेड क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे आपका नो लोड करंट भी होता है, ठीक है। हर जगह यहाँ पे आई मतलब इसको थोड़ा सा ऐसा नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट बराबर लिख देते हैं, तो आप ऐसा भी समझ सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना थोड़ा सा कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट बराबर हो, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका, है ना। इसी को हम बोलते हैं आपका के, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के, ठीक है। तो अगर हमसे कहीं पूछा जाएगा टर्न्स रेशियो क्या हो तो क्या बोलोगे, टर्न्स रेशियो क्या हो तो क्या बोलोगे, टर्न्स रेशियो क्या होता है आपका 1 अपॉन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, 1 अपॉन के होता है। क्या होता है आपके पास ये 1 अपॉन के होता है, ठीक है। ओके, एक चीज आपको और ध्यान देनी है कि पूरे ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग में जब ट्रांसफॉर्मर को ऑपरेट करोगे ना, तो इस बात का ध्यान देना है कि ये जो बीएम है ना वो आपका कांस्टेंट, मतलब बीएम अगर हम बात करें तो बीएम किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अगर बीएम की बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स तो फिक्स है, एन फिक्स है, 4.44 फिक्स है, तो बीएम किसके प्रोपोर्शनल है, E1 बाय एफ के प्रोपोर्शनल है। एफ को नीचे ले आओ यहाँ पे, तो बीएम किसके प्रोपोर्शनल है आपका, एफ के प्रोपोर्शनल। तो ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इस बात का ध्यान देना है कि बीएम कांस्टेंट हो। बीएम कांस्टेंट मतलब E1 और एफ का जो रेशियो है आपका वो भी कांस्टेंट हो। अगर मान लो आपका जो ट्रांसफॉर्मर का E1 आपका 100 वोल्ट है और ये 50 है, अगर आप इसको 25 मतलब इसको 50 कर रहे हैं तो इसको भी आपको हाफ करना होगा। मतलब अगर आप E1 को हाफ कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी को भी हाफ करना होगा, जिससे ये जो बीएम है वो आपका कांस्टेंट रहे, ठीक है ना। ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी शुड बी कांस्टेंट, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था ट्रांसफॉर्मर में ट्रांसफॉर्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस, तो आपको बीएम को यहाँ पे कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोला मैंने आपके पास यहाँ पे, बीएम शुड बी कांस्टेंट। लेकिन अगर मान लो धोखे से कभी ऐसा हो गया, मुझसे गलती हो गई, गलती क्या कर दी मैंने कि अगर मैं ट्रांसफॉर्मर में बीएम को कांस्टेंट नहीं रख पाया, मतलब क्या कर दिया मैंने ऐसा पाप कर दिया। पाप कैसे किया, बीएम प्रोपोर्शनल होता है किसके, E1 अपॉन एफ के, तो मैंने कर दिया यहाँ पे क्या, E1 को मैंने कांस्टेंट रखा, E1 को मैंने क्या रखा, कांस्टेंट रखा, और फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे मैंने डिक्रीज कर दिया। अगर ऐसा हुआ तो बीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। तो जब बीएम इंक्रीज हो जाएगा मतलब ये वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे ये। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसफॉर्मर जो कोर है ना वो सप्लाई से और ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट की डिमांड करे, है ना। आपका ट्रांसफॉर्मर कोर, है ना, आपका ट्रांसफॉर्मर कोर उस फ्लक्स के लिए, जो फ्लक्स आपका बढ़ चुका है, जो बी बढ़ चुका है, उस फ्लक्स को पाने के लिए ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट की डिमांड करेगा, लेकिन वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। मतलब वो कंटिन्यूअसली करंट को बढ़ाता जाएगा, क्यों, उसको फ्लक्स तक पहुंच, लेकिन फ्लक्स तक पहुंच नहीं पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा, मान लो फ्लक्स को यहां तक पहुंचना था, लेकिन तो हमारा कोर सैचुरेट हो गया ना यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक पहुंच गया। अब बढ़ाते जाओ तो वो लगभग इतने करंट पहुंचने पर आपका ये यहाँ तक पहुंच पाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो हम यहाँ पे अगर E1 को कांस्टेंट रख के फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते हैं तो हमारा बीएम बढ़ जाएगा। इसको हम बोलते हैं आपका ओवर फ्लक्सिंग फिनोमिना। इसको हम क्या बोलते हैं कि आपका जो फ्लक्स है वो
ओवर हो गया, ज्यादा हो गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवर फ्लक्सिंग फिनोमिना। है ना। और ओवर फ्लक्सिंग फिनोमिना में कोर क्या करता है, डिमांड करता है, कोर डिमांड मोर करंट फ्रॉम सप्लाई, मोर मैग्नेटाइजिंग करंट फ्रॉम सप्लाई, मोर मैग्नेटाइजिंग करंट फ्रॉम सप्लाई। जब आपका आईम्यू बढ़ जाएगा तो आपका नो लोड करंट मतलब आई नॉट भी बढ़ेगा, जो कि आपके लिए अनडिजायरेबल। ठीक है, इस वजह से हम बोलते हैं कभी अगर आपको फ्रीक्वेंसी को कम पे ऑपरेट भी करना है तो एक दिक्कत आपको करनी पड़ेगी, आप E1 को भी रिड्यूस कर दो। अगर कभी आपको फ्रीक्वेंसी को कम फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करना है या कम वोल्टेज पे कम करना है तो आप ऐसा रिड्यूस करो कि इन दोनों का रेशियो आपका कांस्टेंट रहे बस। ठीक है ना। Bm इफ लिखना है पे, इफ इट इज नीडेड, इफ इट इज नीडेड टू ऑपरेट, if it is needed to operate on less frequency, operated on reduced frequency, so reduced E1, so reduced E1 in same proportion, so that V मतलब E अपॉन एफ रेशियो शुड बी कांस्टेंट, जिससे आपका E अपॉन एफ का रेशियो जो यहाँ पे वो आपका कांस्टेंट बना रहे। सर मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो होगा, कहां की बात कर रहे थे आप, बहुत टाइम बाद मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, कहां की बात कर रहे थे यार ये साहब, आप एक बार दोबारा कमेंट कर दो, कहां की बात कर रहे थे आप। अच्छा ये म्यू की बात कर रहे थे आइडियल कंडीशन में, हाँ ऐसा होगा ही नहीं ना कभी, ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा ना। ठीक है ना, ऐसा कभी कोर हमको मिलेगा ही नहीं जिसकी परमेबिलिटी इंफिनिटी हो, तो करंट जीरो लेगा ही नहीं, ये तो आइडियल कंडीशन है। ठीक है ना। ठीक है, ऐसे तो हम बोलते हैं वोल्ट मीटर ऐसा आइडियल होता है जो सप्लाई से करंट थे तो कैसे काम करेगा, वो तो कभी काम ही नहीं करेगा। ठीक है ना। तो वैसे सेम चीज यहाँ पे बन रही है कि हमारे आइडियल ट्रांसफॉर्मर मतलब ये है कि उसकी परमेबिलिटी इंफिनिटी हो, इसका मतलब ये है कि वो जो कोर है ना, वो फ्लक्स क्रिएशन के लिए बिल्कुल भी करंट नहीं लेगा, जीरो करंट लेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं अब बोल दूं यहाँ पे, अगर मान लो मैं तो बोल दूं कि ट्रांसफॉर्मर का, मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मर है जिसका इन्फिनाइट परमेबिलिटी नहीं है, उससे आप क्या प्रिडिक्ट करोगे। अगर मैं ऐसा कभी बोल दूं कि मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मर है जिसका इन्फिनाइट परमेबिलिटी नहीं है, या फिर ऐसा बोल दूं कि एक आपके पास प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है, मैं एक बोल दूं आपके पास यहाँ पे कि आपके पास एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है, तो सबसे पहले हम यही बोलेंगे कि उसमें आई म्यू आपका जीरो नहीं होगा और आई डब्ल्यू भी जीरो नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे बात करता हूं एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। तो आपके ट्रांसफॉर्मर में दो करंट होंगी, है ना, आपके ट्रांसफॉर्मर में, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में नो लोड की कंडीशन में करंट फ्लो होगी। यहाँ पे साइड में कर देता हूं आपको, नो लोड करंट यहाँ पे फ्लो होगी, नो लोड करंट यहाँ पे फ्लो होगी, जिसको बोलता मैं आई नॉट। और इस आई नॉट के दो पार्ट होते हैं, इस आई नॉट के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट में मैं डिवाइड कर सकता हूं इस आई नॉट को। एक होता है आपका आई म्यू, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आई म्यू आपका रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रिएशन ऑफ फ्लक्स। आई डब्ल्यू किसके रिस्पॉन्सिबल है, फॉर सप्लाइंग आयरन लॉस। आयरन लॉस जब होगा तो उसको सप्लाई करेंगे, आई डब्ल्यू चाहिए रहेगा। तो याद रखना ये जो वर्किंग कंपोनेंट है ये आपका नॉन वर्किंग कंपोनेंट है, मतलब सिर्फ फ्लक्स क्रिएट करेगा, ये लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
इन दोनों में से आई म्यू से आई डब्ल्यू में से कौन लॉस करवा रहा है? तो आई डब्ल्यू लॉस करवा रहा है, आई म्यू नहीं करवा रहा, तो ये लॉस लेस कंपोनेंट है, ये आपका लॉसी कंपोनेंट। अब मैं पूछूं एल एंड सी, इंडक्टर इंडक्टर रेजिस्टेंस में कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो लॉसी है? तो क्या बोलोगे? रेजिस्टेंस। तो आई डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस बनाते हैं, और आई म्यू क्या आपका लॉसलेस कंपोनेंट है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लाते हैं? इंडक्टेंस लगते हैं। याद रखना, आई डब्ल्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है आई नॉट साइन फाई नॉट। इसकी वैल्यू होती है आई नॉट कॉस फाई नॉट। ठीक है, ओके। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये आपका क्या है? आपका ये आपका है नो लॉसी, नो लॉस कंपोनेंट, ये आपका लॉसी कंपोनेंट। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक इंडक्टर के थ्रू। ठीक है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपका एक्स नॉट। ठीक है, और इसको हम बोलते रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आपका एक रजिस्टर से, इसको हम बोलते हैं आर नॉट। तो अगर आपको कभी फ्यूचर में एक्स नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी? आपका सप्लाई यहां पे क्या है? V1 है, V1 अपॉन आई म्यू। V1 अपॉन आई म्यू से आप क्या निकाल लोगे? एक्स नॉट की वैल्यू निकाल लोगे। और कभी आपको जरूरत पड़ी आर नॉट की वैल्यू की, तो आर नॉट कैसे निकालोगे? आर नॉट का फॉर्म हो जाएगा आपका यहाँ पे V1 डिवाइडेड बाय आई डब्ल्यू। ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में दो करंट फ्लो होती हैं, आई म्यू और नो लोड कंडीशन में आई म्यू और आई डब्ल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है आई नॉट साइन फाई नॉट, इसकी वैल्यू होती है आई नॉट कॉस फाई नॉट, है ना? इन दोनों की वैल्यू निकाल के मैंने बता दी। हो गया? इतना नोट कर ली, फिर मैं आगे बढ़ूं। अभी हो गया? चलो, अच्छा आप लोग मैसेज कर रहे थे क्या? चलो, अब हम आगे बढ़ते अपनी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पहले मैं अपने आप को साइड में कर लूँ यार। अरे यार क्या हो गया यार इसको? अचानक से इतना आगे क्यों बढ़ गया ये? और पास पास में कर देता हूँ।
ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा अब बात की जाती है किसके बारे में, कहां तक पहुंचे, हाँ, हमने ट्रांसफॉर्मर को नो लोड पे तो देख लिया, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर को नो लोड पे हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, उसको हम लोडेड कंडीशन पे देखेंगे और लैगिंग लोड लेके देखते हैं। ठीक है ना, मैं अपने ट्रांसफॉर्मर को लोड कंडीशन पे देखता हूं और लैगिंग लोड पे देखता हूं कैसा अपना बिहेवियर होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम होगा। यहाँ पे क्या बोला मैंने आपके पास, यहाँ पे मैंने बोला आपके पास यहाँ पे कौन सी कंडीशन ली है मैंने, ट्रांसफॉर्मर इन लोडेड कंडीशन। एक मिनट, प्रैक्टिकल ट्रांसफर लिखना, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर ना, प्रैक्टिकल ट्रांसफर की बात कर रहे हैं ना अपन यहाँ पे। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड कंडीशन। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड कंडीशन हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं इन लोड कंडीशन, तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है। मैं थोड़ा बना के दिखाता हूँ, इसमें थोड़ा मुझे लगता है इंटरेस्टिंग चीजें से बनाना पड़ेगा। ये आपका ट्रांसफॉर्मर है जो कि एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है, थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी वाइंडिंग्स है। ठीक है, दिस इज योर वाइंडिंग्स। इसको मैं यहाँ पे सप्लाई से कनेक्ट भी कर रहा हूँ, करना ही पड़ेगा सप्लाई से कनेक्ट, और इसको मुझे यहाँ पे लोड से भी कनेक्ट करना, कि मैंने बोला है ना कि भाई लोड है मेरे पास यहाँ पे लोड भी होगा। ठीक है, इसकी वर्किंग को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इसलिए बना के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, क्या होता है, जैसे आपने सप्लाई कनेक्ट किया तो आपका ये जो ट्रांसफॉर्मर है ना, वो सबसे पहले बोलेगा इस सप्लाई से भाई आईम्यू कहाँ, तो ये आईम्यू यहाँ चलना स्टार्ट करेगा कि भाई ये हूँ, तो ये आईम्यू करंट जाएगा तो यहाँ पे एक फ्लक्स क्रिएट कर देगा फाई। ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा फ्लक्स क्रिएट कर देगा आपके कोर पे, फाई फ्लक्स क्रिएट कर देगा। जैसे फाई फ्लक्स तो हो गया, फिर यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर में जो आपका आयरन लॉस होने वाला है वो बोलेगा कि भाई ठीक है, मान लिया कि आई मतलब फ्लक्स क्रिएट करने के लिए आईम्यू दे दिया आपने सप्लाई से, फिर ये कोर बोलेगा कि भाई आयरन लॉस भी तो कराना है, तो उसके लिए तो मुझे करंट दो, तो सप्लाई फिर यहां से एक नई करंट निकालेगा आईडब्ल्यू। है ना, मुझे बताओ जो मैंने आपको प्रोसेस बताई उसमें सबसे पहले कौन आया, आईम्यू आया आईडब्ल्यू आया, आईम्यू आया। ठीक है ना, सबसे पहले फ्लक्स क्रिएट हुआ उसके बाद आयरन लॉस होगा ना, तो सबसे पहले आईम्यू आया, सप्लाई ने सबसे पहले कौन सी करंट निकाली, आईम्यू। उसके बाद क्या निकाला, आईडब्ल्यू। आईडब्ल्यू किसके निकाला, आईडब्ल्यू निकाला किसके लिए, यहाँ पे आयरन लॉस को सप्लाई करने के लिए। जैसे यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मर एक्शन यहाँ पे E1 इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे E2 इंड्यूस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे E2 इंड्यूस होगा, सर्किट यहाँ पे क्लोज है, तो यहाँ पे तुरंत एक करंट फ्लो हो जाएगी, कौन सी, I2 करंट। जब यहाँ पे I2 करंट फ्लो होगी तो ये सेकेंडरी करंट बोलेगा, जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो I2 करंट यहाँ पे भी जाएगी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपके पास एक फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा, कौन सा, फाई। मतलब पहले फाई ये था और फाई टू आपका ये। अब मैंने क्या बोला, ट्रांसफॉर्मर पे आपका फ्लक्स कांस्टेंट होना चाहिए फाई, लेकिन ये फाई टू तो अपोज कर रहा है, तो आपका ये सप्लाई है, सप्लाई से को रहा नहीं जाता, सप्लाई बोलता है अच्छा ऐसा हो गया है क्या, फाई कम हो रहा है क्या, मैं अभी और साइनिंग भेजता हूं, तो यहां से सप्लाई और करंट भेजता है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी काउंटर बैलेंसिंग करंट, I1 डैश। सप्लाई यहां से एक एडिशनल करंट भेजता है, इसको बोलते हैं I1 डैश, और वो I1 डैश क्या करती है, जाके इस एक नया फ्लक्स क्रिएट करेगी यहाँ पे, जिसको बोलते हैं phi1 डैश।
और इस फाई टू को वो कैंसिल आउट कर देगी, जिससे हमारे ट्रांसफॉर्मर में जो फ्लक्स है वो फाई कांस्टेंट बना है। ये होती है आपके ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग ऑन लोडेड कंडीशन। सबको समझ में आई वर्किंग? ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग ऑन लोडेड कंडीशन क्या होती है, समझ में आया? ठीक है, अगर आया तो थोड़ा सा हम लोग इसके फेजर के बारे में बात हम लोग करेंगे, है ना। मैंने इसकी वर्किंग को लिखा नहीं है यार, कि लिखना पड़ेगा क्या? वर्किंग तो समझा दी ना मैंने, कि लिखना पड़ेगा इसको यार, बहुत लंबा नहीं हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स क्या रह जाएगा, वो नहीं लिख पाऊंगा यार, बहुत लंबा हो जाएगा वो। जो मैंने आपको स्टोरी बताई समझ में तो आ गया ना। सबसे पहले आई म्यू आया, आई म्यू के बाद वो फ्लक्स क्रिएट किया, फिर आई डब्ल्यू आया, आयरन लॉस हो गया उसमें से, है ना। फिर वहां पे E1 E2 आया, फिर करंट फ्लो हुआ, फिर यहाँ पे बहुत लंबा स्टोरी हो जाएगी। मैं लिख नहीं रहा हूं, बस आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया इस चीज को, है ना। चलो अब देखिएगा, अगर मुझे इसका फेजर बनाना, मैं मान लेता हूं जो लोड था वो क्या है, लैगिंग लोड। मैं मान लेता हूं लोड आपके पास कैसा है, लैगिंग लोड। अगर लोड यहाँ पे लैगिंग है तो कैसे इसका हमारा फेजर डायग्राम बनेगा, सबसे पहले वो आपको देखना, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखो, सबसे पहले कौन था इस सबसे पहले कौन था, सबसे पहले था V1। अरे भाई सप्लाई तो रहेगा ना, ट्रांसफॉर्मर ऑन करो या आप करो, V1 तो रेडी बैठा है। तो सबसे पहले आया V1, और इस V1 को देख के, V1 जो देखा है V1 यहाँ पे था, वो V1 इस इंडक्टर को देख के, जो यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग है, तुरंत बोलेगा कि भाई करंट कहाँ जाएगी, फ्लक्स कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका फ्लक्स क्रिएट होगा, यहाँ पे आपका आई म्यू होगा। ये V1 था, V1 को देख के आई म्यू यहाँ पे आएगी, क्योंकि इंडक्टिव नेचर तो करंट लैग करेगी, और करंट लैग करेगी तो आपको पता है ना, करंट के सेम फेज में फ्लक्स होता है, तो आई म्यू का जो फ्लक्स आएगा वो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। आई डब्ल्यू कहाँ पे आएगा आपका, ये आएगा वर्किंग कंपोनेंट आई डब्ल्यू। अब इन दोनों का जो फेजर सम होगा वो क्या हो जाएगा आपका आई नॉट। इन दोनों का जो फेजर सम होगा वो क्या हो जाएगा आपका आई। ठीक है, याद रखना, जो आपका फ्लक्स है उससे हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ 90 डिग्री लैग करता है। तो आपका जो E1 E2 यहाँ पे आएगा वो कहाँ पे आएगा, वो इधर आएगा, 90 डिग्री लैग करेगा E1 और E2। ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, E1 एंड E2, ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री लैग कर रहा है। E1 एंड E2 ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लैगिंग लोड है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कैसा लैगिंग लोड है, तो उस केस में हमारी करंट यहाँ पे लैग करेगी वोल्टेज से, तो ये आपका I2 यहाँ पे आ जाएगा। मान लो आपका वोल्टेज यहाँ पे है V, और ये आपका I2 लैगिंग लोड है, तो आपका I2 यहाँ पे, जब I2 यहाँ पे है तो तुरंत इसके अपोजिट I2 देख के कौन आया था, I1 डैश आया था। तो यहाँ पे आपके पास, एक मिनट इसको तो मैंने मिलाया भूल गया था यहाँ पे, ये आई नॉट, इसको मिलाना भूल गया था मैं। अरे यार थोड़ा सा मुझे इसको थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा एंगल में, जिससे थोड़ा सा तभी अलग बन पाए ना डायग्राम। जैसे मान लो आपका लैगिंग पावर फैक्टर है तो I2 आपका ये है, ठीक है, दिस इज योर I2। मैं V2 नहीं बना रहा हूँ, लैगिंग तो I2 बने आगे। इसके अपोजिट में सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे ऐसा ये I1 ऐसा जाएगा, क्योंकि इसको अपोजिट कैंसिल करवाना है ना। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, I1 डैश आ जाएगा, और इन दोनों का जो फेजर सम होगा, है ना, आई नॉट और आई म्यू का जो फेजर सम होगा वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी करंट। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे I1। नो लोड पे हमेशा भी ऐसे ही करेगा, है ना, हर एक केस में नो लोड चाहे लोड कुछ भी हो, लोड कंडीशन हो चाहे नो लोड कंडीशन, है ना,
आई में तो दोनों में रहेगा ना, दोनों में लैग करेगा। अरे नहीं साहब, लिखा नहीं पाऊंगा यार ना, क्षमा चाहता हूं मैं, क्षमा चाहता हूं लिखवाने के लिए, क्योंकि आप ये सोचिए ना कि हम लोग को टारगेट भी लंबा है यार भाई, टारगेट भी अपना थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, चलो ये हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग होती है, R1 और R2, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, तो अगर हम इसको ट्रांसफर करें, मतलब हम क्या करते हैं, सेकेंडरी वाले को प्राइमरी साइड लेके आते हैं, तो हमारा जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, उसको हम बोलते हैं क्या, आपका ट्रांसफर ऑफ वाइंडिंग रेजिस्टेंस। आप लोग यहां पे हेडिंग डालना, ट्रांसफर ऑफ वाइंडिंग रेजिस्टेंस। जब हम वाइंडिंग रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करते हैं तो एक चीज हमको देखनी पड़ती है कि भाई ऐसा नहीं कि कुछ भी देख के आप ट्रांसफर कर दोगे, एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या है भाई, कॉपर लॉस शुड बी सेम। अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो ट्रांसफर करने के पहले अगर 100 वॉट कॉपर लॉस हो रहा था, तो वाइंडिंग मतलब ट्रांसफर करने के बाद भी आपका 100 वॉट, मतलब अगर आपको रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करना है R1 को R2, मतलब प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को प्राइमरी लेके जाना है, तो कर सकते हो, बट कंडीशन क्या है, कॉपर लॉस शुड बी सेम। मैं यहां पे करता हूं पहले क्या, आपका सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड लेके जाता हूं, सेकेंडरी को मैं प्राइमरी साइड लेके जाता हूं। अगर मैं इसको सेकेंडरी टू प्राइमरी लेके जाऊंगा, इसका मतलब पहले क्या था, सेकेंडरी में वो R2 था, जो प्राइमरी तो क्या हो गया, R2 डैश बन जाएगा, और इसकी वैल्यू होती है आपका R2/K²। तो मेरे पास जो इक्विवेलेंट होगा प्राइमरी साइड को, कितना हो जाएगा, वो R01, और उसकी वैल्यू हो जाएगी, पहले से R1 तो पहले से था, प्लस R2 डैश, ये आपका हो जाएगा R01 की। सिमिलरली अगर हम यहां पे क्या करते हैं, सिमिलरली अगर हम यहां पे क्या करते हैं, सेकेंडरी साइड के लीकेज रिएक्टेंस को प्राइमरी साइड शिफ्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका X2 डैश, वो हो जाएगा आपका कितना, X2/K², सेम चीज। तो आपका X01 कितना हो जाएगा, मतलब टोटल आपका रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, क्या बोलोगे, X1 प्लस X2 का डैश। ये मैंने क्या किया, सेकेंडरी को प्राइमरी में शिफ्ट किया। मैं चाहूं तो प्राइमरी वाली चीजों को, मतलब R1 या फिर X1, इन दोनों को मैं ट्रांसफर कर सकता हूं किसकी तरफ, आपके सेकेंडरी की तरफ। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, प्राइमरी वाली चीजों को सेकेंडरी ट्रांसफर करता हूं, प्राइमरी टू सेकेंडरी ट्रांसफर करता हूं। मैं यहाँ पे प्राइमरी टू सेकेंडरी चीजों को ट्रांसफर करता हूं। तो जब मैं करूंगा ना, तो मुझे क्या पता चलेगा, यहाँ पे मुझे पता चलेगा यहाँ पे क्या, R1 पहले था प्राइमरी साइड, जो सेकेंडरी साइड का बन जाएगा R1 डैश, और इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे R1 × K², पहले तो यहाँ पे K²R1। तो आपका ये हो जाएगा R02, क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, दिस विल बी योर R1 डैश प्लस R2। सिमिलरली हम प्राइमरी साइड के रिएक्टेंस, मतलब जो X1 है, उसको हम सेकेंडरी साइड ले जा सकते हैं, तो क्या बन जाएगा X1 डैश, इसके लिए क्या हो जाएगी K²X1, तो क्या हो जाएगा आपके पास ये X02, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास क्या, यहाँ पे X1 डैश प्लस। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग इंपिडेंस को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, सेकेंडरी टू प्राइमरी, प्राइमरी टू सेकेंडरी, हम यहाँ पे इंपिडेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ इंपिडेंस हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो आप ऐसे समझिए कि जैसे हमारे पास पहले क्या था,
सेकेंडरी टू प्राइमरी करते हैं। अगर हम यहाँ पे सेकेंडरी टू प्राइमरी करते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, सेकेंडरी टू प्राइमरी वो आपका हो जाएगा यहाँ पे Z2 डैश, वो हो जाएगा कितना आपका Z2/k²। सेम चीज है ना, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। सेकेंडरी से प्राइमरी में तो बाय k² करना पड़ेगा बस, प्राइमरी टू सेकेंडरी जाना तो क्या करना पड़ेगा आपको, k² से मल्टीप्लाई। लिख लेना यार, खुद से लिख लेना इतना थोड़ा बहुत, हम बाकी नोट्स तो है ना, कंप्लीट नोट्स तो है ना, उससे देख लेना। ठीक है, चलो अभी क्लास को ऑफ करते हैं। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, अभी हम लोग क्लास को बंद करते हैं, कल मिलते हैं, गुड डे। कल सॉरी सॉरी कल नहीं जो टाइमिंग अपना है उसमें मिलते हैं, कल नहीं भाई, घबराइए नहीं, है ना, आप लोग के साथ हूं मैं अभी, जो टाइम मैंने शेड्यूल दिया उस पर मिलते हैं।